हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स में चैप्टर किया था कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। आज अपन फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के भी ये सिलेबस है जो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को भी शुरू करेंगे और यथावत जैसे फिजिक्स की क्लासें हो रही हैं आगे भी होगी, उसी प्रकार केमिस्ट्री की भी क्लासें होती रहेगी और इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप कंटिन्यूसली क्लास अटेंड करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए जिससे आपको नियमित रूप से वीडियोस मिलते रहें। तो बात करेंगे अपन केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। 3 पार्ट है इसके। सबसे पहला है भौतिक रसायन और दूसरा पार्ट है आपके अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन या इसको अपन कह देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट है कार्बनिक रसायन। ये 3 पार्ट 11th में भी थे, अभी भी 3 पार्ट है। चैप्टर अलग है इसके अंदर, 11th से थोड़े से आगे बढ़ेंगे अपन इसमें। तो अपन सबसे पहले कौन सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे? भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके मुख्य चैप्टर आपके ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, बल गतिकी, ये कुछ चैप्टर हैं जो इसमें भौतिक रसायन में आएंगे। ठीक है, और आज अपन जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? इस भौतिक रसायन का ही पार्ट है और जिसका नाम है ठोस अवस्था। इसका नाम है ठोस अवस्था। ये चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, भौतिक रसायन का ही पार्ट है ठोस अवस्था, तो ये शुरू करेंगे। बात करते हैं अपन ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, तो अपना चैप्टर है ठोस अवस्था। अब देखो, ठोस अवस्था की बात करें तो उससे पहले अपन पदार्थ की बात करेंगे कि पदार्थ अपने आसपास में जितने भी अपन पदार्थ यानी कि जितने भी मैटर देख रहे हैं ये सारे पदार्थ। तो ये पदार्थ की अपन अवस्थाओं की बात करें तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ये मुख्य पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। इनके बारे में 11th में पढ़ा हुआ है कि ठोस अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था कौन सी है, गैस अवस्था कौन सी है। द्रव और गैसों के गुण भी पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर अपना है इसके अंदर सारी चीजें किसकी पढ़ी जाएगी? ठोस अवस्था के बारे में पढ़ी जाएगी। ठीक है, नॉर्मली अपन गुणों की बात करें तो ठोस में क्या होता है? निश्चित आकार, आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसमें आयतन और आकार तीनों अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है? अवयव कण बिल्कुल पास में होते हैं। इसमें अवयव कण ठोस की अपेक्षा दूर और गैसों में अत्यधिक दूर होते हैं। इनमें अंतरकाशीय अवकाश का मान बहुत कम होता है। इसमें अंतरकाशीय अवकाश का मान ठोस की अपेक्षा अधिक, इसमें अत्यधिक होता है। ये असंपीड्य होते हैं, ये कम संपीड़ित होते हैं और ये अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। ये कुछ अंतर हैं जो पड़े हुए हैं। इनमें इसमें जो अंतराण्विक बल लगता है, इनमें अत्यधिक अंतराण्विक बल लगता है। मतलब कि इनके जो अवयव कण है उनके मध्य आकर्षण जो बल लगता है उनकी बात करें तो इनके मध्य अत्यधिक लगता है। इसमें ठोसों की अपेक्षा कम और इसमें बहुत ज्यादा कम, क्योंकि कण क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं ठोस, द्रव और गैस की। अपन बात करेंगे ठोसों की। तो ठोस के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें, मतलब कि ठोस के क्या क्या गुण हैं। तो ठोस क्या होते हैं? सबसे पहले गुण की बात करें तो ठोस का आकार और आयतन ये दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है ठोस का। दूसरे गुण की बात करें अंतर आणविक बल। आणविक बल क्या होता है? प्रबल होता है। तीसरी बात करें अंतरकाशीय अवकाश। इनमें क्या होता है? कम होता है। ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है संपीड्यता, या किसे कहेंगे? असंपीड़ित किसे कहेंगे? तो संपीड़ितता क्या है? तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर दाब लगाने पर
पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। जैसे गैसों की बात करें, एलपीजी, सीएनजी होती है, इन गैसों को अपन दाब देकर किस में बदलते हैं, लिक्विड में बदलकर सिलेंडर में भरा जाता है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि गैसों में क्या पाई जाती है, अत्यधिक संपीड़ितता। अब ऐसे ठोसों को अपन क्या करते हैं, किसी और पदार्थ में दाब लगाकर किसी भी अन्य अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, असंपीड्य होते हैं। अंतर अवकाश जो है इनके मध्य कम होता है, आणविक बल इनके मध्य प्रबल होता है, ठीक है। और अवयव कणों की स्थिति क्या होती है, इसमें निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। इनमें अवयव कणों की स्थिति क्या रहती है, निश्चित होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इनका घनत्व उच्च होता है। घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ये कुछ अभिलक्षण हैं, कुछ गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, ठोसों के, है ना। ठोसों के अभिलक्षण है, ठोस के कुछ अभिलक्षण है जो यहाँ पे आपको मैंने बताए हैं। ये कुछ ठोसों के बारे में ध्यान रखना है, कुछ विशेषताएं होती हैं ठोस को पहचानने की, ठोस क्या चीज है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। ठोस जो है वो होते हैं, दो प्रकार के ठोसों की बात करते हैं। किसके आधार पर, इनकी ज्यामितीय संरचना के आधार पर, ठीक है। ज्यामितीय संरचना के आधार पर अपन ठोसों की बात करें, ज्यामितीय संरचना के आधार पर इसके प्रकार की बात करेंगे। ठोस कितने प्रकार के हैं, तो ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोस दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब क्या हो गया, वे ठोस जिनकी आकृति और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी जो ज्यामितीय संरचना होगी वो निश्चित होती है, चतुष्फलकीय है, ठीक है, पिरामिडीय है, किस प्रकार घनीय है। ये जो आकृति है इनकी जो ज्यामितीय संरचना है वो निश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय हो गया, और अक्रिस्टलीय में क्या होगा, अनिश्चित होती है। सबसे पहले तो यही बात है। चलो अपन सबसे पहले अक्रिस्टलीय की बात करेंगे। अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं और इस तरफ क्रिस्टलीय की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं, ठीक है। दोनों की बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं इनकी आकृति की। तो अक्रिस्टलीय में क्या होती है, ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय अनिश्चित, ज्यामितीय संरचना अनिश्चित, और इसमें क्या होगी, निश्चित होती है। पहली बात तो यही हो गई, ठीक है, ज्यामितीय संरचना। उसके बाद में वही अनिश्चित या अनियमित की बात करें, दोनों ही सेम ही है। अनियमित कहो चाहे अनिश्चित कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इनका जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक, गलनांक अनिश्चित, और इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। उसके अलावा अक्रिस्टल की बात करें तो अक्रिस्टल की देशिकता, तो ये होते हैं समदेशिक, समदेशिक, और ये होते हैं विषमदेशिक। अब बात करते हैं समदेशिक और विषमदेशिक क्या चीज है। तो समदेशिक का मतलब हो गया इनकी जो भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं हैं गलनांक, ताप, विद्युत या उष्मा चालकता, इनका अपवर्तनांक, ये क्या होते हैं, एक ही दिशा में। अपवर्तनांक सभी अवयव कणों में एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है ना। तो बात करें इनके गलनांक, ताप या अवस्था, जितनी भी भौतिक अवस्था है, उष्मा की चालकता या विद्युत की चालकता है, अचालक कुचालक जो भी, अपवर्तनांक की बात करें तो ये जितने भी गुण हैं ये प्रत्येक अवयव के लिए, सभी अवयवों के लिए क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। और ये सभी चीजें यहाँ पे क्या होगी, भिन्न भिन्न अणुओं के लिए भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी,
भिन्न भिन्न दिशा होगी, इसलिए इनको कहते हैं विषमदेशिक ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। इसके अलावा इनकी बात करें तो ये होते हैं अति शिथिल। ये कैसे होते हैं? इनमें शिथिलन का गुण पाया जाता है। शिथिलन का मतलब क्या होगा? तो बात करते हैं जैसे रबर है या कांच है, ठीक है, ये अक्रिस्टलीय आएंगे, लेकिन अब शिथिल क्या हो गया? तो इसका मतलब होता है पुराने समय में या अत्यधिक पुरानी, जो भी अत्यधिक पुराना कोई कांच है जो किसी खिड़की में या दरवाजे में लगा है, उस कांच को अपन देखें तो उस कांच में जो नीचे की तरफ का जो भाग होगा, इस कांच का निचला भाग, ये कुछ मोटा होता है ऊपर वाले कांच की अपेक्षा। ऊपर का सिरा पतला, नीचे का सिरा क्या होता है? मोटा होता है। तो ये किस कारण हुआ है? ये कारण है इसका शिथिलन, यानी कि ये प्रसारित होता है, बहकर नीचे की तरफ आता है। ये कांच क्या होता है? बहकर इसके ऊपर पहले बराबर का नया नया था तब क्या था? इक्वल एकदम, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? ये बहकर ऊपर से पतला होता जाएगा और नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन शिथिलन। इसीलिए जो कांच है, कांच को अपन अति शिथिल ठोस कहते हैं, अति शिथिल ठोस कह सकते हैं। अति शिथिल ठोस है, अति शिथिल द्रव, क्योंकि बह रहा है ना, अति शिथिल द्रव कहेंगे इसको, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ कांच का मैंने एग्जांपल जैसे दिया। अक्रिस्टलीय शिथिलन क्या है कि जो कांच है, रबर की बात कर लो, तो रबर को अपन कुछ समय के लिए रख दें तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, ठीक है। तो रबर में भी क्या है? अति शिथिल, ये शिथिलन का गुण है। तो अक्रिस्टलीय पदार्थों में कौन सा गुण पाया जाता है? शिथिलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे गुण, अब इसमें अशिथिलन नहीं है, इनमें किसी प्रकार का अशिथिलन नहीं है, तो इनमें ये शिथिलन नहीं है, क्रिस्टलीय में शिथिलन का गुण नहीं पाया जाएगा। ये जैसे प्रारंभ में थे वैसे ही रहेंगे। जैसे अपन बात कर ले हीरे की, हीरा क्या कभी देखो बोले जब से खदान में से निकाला उस समय से लगाकर कितने सालों बाद तक देखोगे तो उसकी बनावट जैसे पहले थी वैसी ही रहनी है, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो हीरा किस प्रकार का हो गया? एक क्रिस्टलीय ठोस का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो अति शिथिल ये बात कर दी। अब इनको तोड़ते हैं, एक गुण और है, इनकी बात करते हैं। इनको तोड़ने पर ये अनियमित आकृति में टूटते हैं। नियमित, अनियमित आकृति। अनियमित का मतलब बात करें तो जैसे कि कोयला है, कोयले की बात कर लेते हैं। कोयले को तोड़ो तो दो टुकड़े जो हुए वो क्या रहेंगे? अनियमित रहेंगे। इसी प्रकार बात करें ग्रेफाइट है, उसको तोड़ो तो उसकी आकृति तोड़ने के बाद भी षटकोण ही रहनी है या षटफलक ही रहेगी, आकृति उसकी क्या रहेगी? निश्चित ही रहेगी। मतलब सपोज ये कोई ठोस है, इस ठोस को यहाँ पे चोट करते हैं, यहाँ चोट करती है कुछ इस प्रकार टूट जाएगा। जैसे मान लो ये टूट गया यहाँ से इस प्रकार, ये इस प्रकार टूटेगा। ये बात किसकी हो गई? अक्रिस्टलीय की। अक्रिस्टलीय की, क्रिस्टल की बात करें, कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसको तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार टूटेगा। मतलब इसकी जो बनावट है, संरचना है, वो क्या रहेगी? नियमित रहेगी। ये अनियमित और ये क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगी संरचना? नियमित। तोड़ते हैं तो ये नियमित रूप से टूटता है, ये अनियमित रूप से टूटता है। और इसकी बात करें तो इसके जो ये शीतलन का वक्र की बात करते हैं, एक और इसका गुण है, यहां लिख देते हैं। शीतलन के वक्र की बात करें तो जो इसके शीतलन का वक्र है, शीतलन वक्र, इसके शीतलन का वक्र होता है सतत। सतत का मतलब क्या हो गया? देखो ग्राफ बनाते हैं, इसमें वक्र बनाते हैं। तो वक्र की बात करें तो समय और ताप के मध्य बनाएंगे। ये समय, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर। तो सतत का मतलब कुछ इस प्रकार, मतलब ताप घटने पर, समय बढ़ने पर, ये ताप घट रहा है, इसका समय बढ़ने के साथ साथ नियत रूप से तापमान घटेगा। और इसका क्या होता है? असतत। असतत का मतलब हो गया कुछ इस प्रकार, ऐसे आया फिर ऐसे हो गया, फिर ताप घटा, फिर इस प्रकार, ये असतत है। टी और यहाँ पे भी टी, ये समय है, ये ताप है। तो इसका वक्र कैसा है? असतत है। इसका वक्र कैसा है? सतत है। तो ये कुछ बातें हैं, इसके कुछ गुण थे, किसके? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय
ठोसों के। ठीक है, बात करते हैं इनके उदाहरणों की। उदाहरण की बात करें तो इसमें जैसे कांच आ गया, ठीक है, रबर है, कांच है, इसके अलावा प्लास्टिक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। और क्रिस्टलीय की बात करें तो हीरा, धातुएं जितनी भी हैं, धातु, ठीक है, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे के सारे कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ग्रेफाइट भी ले सकते हैं इसके अंदर, ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण और ये अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हो गया। किसके आधार पर है, ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोसों के क्या है, ये प्रकार है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो इनका वर्गीकरण एक और रूप से है, इनका वर्गीकरण और रूप से इनके मध्य पाए जाने वाले बल की वजह से, इनका जो अणु है ठोसों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध या उनके मध्य पाए जाने वाले बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण की बात करें, ठोसों का वर्गीकरण, तो इनका अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इनका वर्गीकरण मुख्यतः होगा अपने 4 प्रकार से। कितने प्रकारों से होगा, 4 प्रकार से इनका अपन वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। फिर इसमें वापिस 3 पार्ट होंगे इसके। आणविक के फिर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। कौन कौन से, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। ये आयनों से बनेंगे, ये धात्विक ठोस है और ये सहसंयोजक ठोस है। इसकी बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अब इनमें अवयव कण कौन कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि अवयव कण, चारों प्रकार के ठोसों में अवयव कण कौन से, तो नाम से देखो, आणविक, आणविक का मतलब सीधा होता है अणु। तो ये तीनों के तीनों आणविक हैं, तो इन तीनों में अवयव कण कौन से होंगे, अवयव कण कौन से होंगे, तो इन तीनों में अवयव कण होंगे क्या, अणु होंगे। अवयव कण क्या होंगे, अणु। इनमें अवयव कण क्या होंगे, तो इनमें होंगे आयन। आयनिक में क्या होंगे, आयन। आयन कौन से, धनायन ऋणायन, वही आयन होंगे। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस क्या होंगे, सीधा सिंपल सी बात करें, धात्विक का मतलब क्या होता है, धनायन है। धातुओं में कौन सा आयन होता है, धनायन होता है। और धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो यहाँ अपन सीधा ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सपोज इतने सारे, जैसे समुद्र मान लेते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में उपस्थित धनायन, मतलब इनमें अवयव कण कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में उपस्थित धनायन की बात करें। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या पड़े हैं, धनायन पड़े। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पीछे क्या बच गया, पीछे एक प्लस आयन बचेगा, धनायन बचेगा। इलेक्ट्रॉनों के त्याग नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक त्यागे जाते हैं, एक या एक से अधिक, और अधिक इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग होता है तो क्या बनते हैं, धनायन बनते हैं। और धनायन को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कोई भी धनायन उपस्थित है तो उन धनायन ही क्या होते हैं, अवयव कण होते हैं। क्या होते हैं, अवयव कण इसके अंदर होते हैं। और सहसंयोजक में क्या है, ये अधातुओं से बनते हैं, अधातुओं के मध्य बनेंगे। ये किसके मध्य बनते हैं, अधातुओं के मध्य बनते हैं। सहसंयोजक बंध किसके मध्य बनेंगे, अधातुओं के मध्य बनेंगे। और इनका जो अवयव कण होगा वो कौन होगा, परमाणु होगा। कौन होगा, परमाणु। तो देखो इसमें अणु, आयन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, और इसमें क्या है, परमाणु होगा।
ठीक है, तो ये ठोसों का क्या था, वर्गीकरण था। अपन आज यहाँ तक ही बात करेंगे, इससे आगे जितना भी इनके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी इसके इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सभी अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो और आगे नियमित समय अंतराल में मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।